नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2021 लेवल 2 के विषय में, उन क्वेश्चनों के बारे में जिन प्रश्नों में डाउटफुल है और उन क्वेश्चनों में आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, उन प्रश्नों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। जी हाँ मित्रों, यानी जो अभी तक ये कयास लगाए बैठे थे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही रहेगी, तो अब आप देख चुके होंगे कि उनके जो नंबर है वो अपने आप ही धीरे धीरे डाउन हो गए हैं जैसे जैसे वो चेक कर रहे हैं। और देखिए, जैसे भी अलग अलग कोचिंगों ने आंसर की जारी की है, तो सभी कोचिंगों के आंसर की में आपने 4 से 5 क्वेश्चनों का डिफरेंस देखा होगा। तो उन डिफरेंस के पीछे कारण यह है कि देखने वाली बात है कि बोर्ड क्या आंसर मानता है उसका वही राइट होगा। तो इससे आप जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें भी आप अपना अंदाज़ा लगा लोगे कि कम से कम 4-5 प्रश्नों का अंतर पड़ने वाला है। ये तो हो सकता है कि किसी के 4-5 प्रश्न ज़्यादा बढ़ जाएँ या फिर किसी के कम हो जाएँ। ठीक है मित्रों, तो आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिन प्रश्नों की वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, यानी वो प्रश्न अपने आप में इस पेपर को सरल नहीं बनाते हैं। यानी जो ये कह रहे थे पेपर काफ़ी सरल था, तो वो एग्ज़ाम रूम में ऐसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही हमने बाद में उसके आंसर मिलाए हैं तो उसके बाद आपको पता लगा होगा कि ये क्वेश्चन इतने अभी आसान नहीं थे कि उनको हर कोई अटैम्प्ट कर सकता था। तो चलिए मित्रों, करते हैं इस वीडियो को प्रारंभ। इससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। सबसे पहले मित्रों बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। देखिए मित्रों, यहाँ पर पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि अल्बर्ट बंडरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक हैं और इन परिस्थितियों का सही क्रम यहाँ पूछा गया है। तो आप सही बताइएगा कि कितने जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो इसका बिल्कुल राइट आंसर जानते थे, यानी जो थे वो तुक्का मार कर आए हैं, जिनमें से कुछ के तुक्के सही बैठ गए हैं, कुछ के गलत बैठे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है अपने आप में ही 80 से 90% जो भीड़ है उसको अपने आप में ही अलग कर देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 80 से 90% जो अभ्यर्थी हैं उनका आंसर गलत गया है। जी हाँ मित्रों, तो आप ये मान सकते हो कि इस क्वेश्चन में 80 से 90 जो % जो अभ्यर्थी हैं वो यहीं पर पिछड़ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। हो सकता है किसी का तुक्का भी सही लग जाता है, लेकिन जो जानने वाले हैं वो बहुत ही कम थे। यानी आप कह सकते हो कि लगभग 5 से 6% अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको वास्तव में इसका राइट आंसर पता था और उसने इसको सही किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस प्रश्न को देखिए। अब देखिए मित्रों, इस नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने में के लिए बनाया जाता है वो क्या कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, कुछ कोचिंग्स इसको मानती हैं निदानात्मक परीक्षण और कुछ जो हैं उसको ये मान रही हैं उपलब्धि परीक्षण। तो अब आप यहाँ पर देखते हो कि जो कोचिंग ही इसमें डिफरेंस समझ रहे हैं, प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर अभ्यर्थियों ने कितना इसको समझा होगा और कहाँ तक इसके आंसर पर गए होंगे। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि इसमें भी बहुत ज़्यादा लगभग ये 90% स्टूडेंट का ये जो प्रश्न है वो गलत होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब वो बात लगे कुछ के जो हैं किस्मत साथ देती है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो अगर राइट आंसर मानेंगे तो वो उपलब्धि परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित हमने काफ़ी अच्छे से सभी सिद्धांत जो पढ़े हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं अंतर्दृष्टि का अधिगम सिद्धांत किसका है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है, शास्त्रीय अनुबंध किसका है, क्रियापशुट किसका है। लेकिन जब प्रश्न उसने इस तरह से घुमा दिया कि परिणामों द्वारा सीखना, ठीक है, ये क्या है, तो कोचिंगों के आंसर में भी इसके में डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अब आप खुद लगा सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, लेकिन जिसका वास्तव में राइट आंसर होगा वो होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ पर परिणामों द्वारा सीखने की बात कही थी स्किनर ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर गलती किए हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कि जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्कीमा सब तो सबने पढ़ा है, लेकिन इसको बाह्य जगत के साथ जब विश्लेषण करने की बात आ जाती है तो फिर वही अभ्यर्थी समझने में गलती कर गए। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका आत्मसातीकरण होगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनसे मेरी बात हुई है जो इसको संतुलन या अनुकूलन करके आए हैं। तो अब यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर गलती होने की संभावनाएं हैं। तो इतना आसान पेपर नहीं था जिसको हम समझ रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं।
देखिए मित्रों, इस प्रश्न को देखिए कि कौन सी प्रक्षेपी परिस्थिति को की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब इसमें कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, आप यहाँ पर लगा लीजिए कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लगभग 95% या 90 से 95% जो है अभ्यर्थी यहाँ पर गलती किए होंगे इस प्रश्न में, है ना। अभी देखो तुक्के जो लगते हैं वो तुक्के सबके नहीं लगते हैं, किस्मत वाले के ही जो है वो तुक्के लगते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस प्रश्न को देख करके आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि आपने जो पढ़ा था क्या वास्तव में ही ये प्रश्न आप पढ़कर गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसको देखिए, अब हम हिंदी की बात कर लेते हैं। ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे जो डाउटफुल थे, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन जो मेरे को लगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत से जो इजी क्वेश्चन थे वो भी बहुत सारे स्टूडेंट के गलत हुए हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कोचिंग वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो अब आप खुद लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा कि कहाँ अभ्यर्थी गलती किए होंगे। ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा, ये जो तीनों शब्द हैं किस भाषा के हैं। अब भैया यहाँ पर बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं वो इसको बता रहे हैं विदेशी विदेशी देशज। ठीक है, कुछ कोचिंग वाले इसको बता रहे हैं विदेशी विदेशी विदेशी, यानी तीनों ही विदेशी। ठीक है, अब भैया अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होना लाजमी है, कुछ क्या बता रहे हैं कुछ क्या बता रहे हैं। अब जब कोचिंग वाले गलती कर रहे हैं तो आपने तो बहुत ज़्यादा इसमें गलती की होगी, और मैं मानता हूँ कि 1% ही अभ्यर्थी इसको राइट टिक करके आए होंगे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीनों ही ये विदेशी शब्द हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा तीनों ही विदेशी शब्द हैं। अब यहाँ पर 1% से 1 से 2% जो अभ्यर्थी हैं वो ही इसको राइट आंसर करके आए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कि निम्न में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब रचना शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है, इसमें साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना और व्याकरण सम्मत कार्य करना। इस प्रश्न को देखिए, देखते ही सब चकमा खा गए कि क्या पूछना चाह रहा है वो। रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन देखने में सारे ही ऑप्शन जो है ऐसा लगता है कि मानो ये सभी रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो अब देखने वाली बात होगी बोर्ड इसको कौन सा आंसर मानता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो है अपने आप ही भीड़ कम होती है। चलिए अब देखते हैं आगे। इसको देखिए, हिंदी का बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन भैया बहुत गलतियाँ हुई हैं। देखो, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में साहस जो शब्द है वो किस व्याकरणिक कोटि का है। तो इसमें देखिए अधिकांश कोचिंग जो हैं वो गुणवाचक विशेषण मान रही हैं, कुछ कोचिंग्स इसको भाववाचक संज्ञा भी मान रही हैं। ठीक है, तो अब भैया देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भी गड़बड़ी की होगी निश्चित तौर पर। तो ये अदम्य साहस की बात हो रही है, यहाँ पर साहस की बात हो रही है ओनली, कि साहस कौन सी संज्ञा क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो गुणवाचक विशेषण होना चाहिए, क्योंकि अगर ये साहसी होता, ठीक है, साहसी होता तो हम मान सकते थे, लेकिन ये साहस है और साहस भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता, ये गुणवाचक विशेषण हो सकता है। बाकी अब देखने वाली बात होगी बोर्ड इसको क्या मानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए संस्कृत के कुछ क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखो लैंग्वेज सेकंड, जिनके पास लैंग्वेज सेकंड थी संस्कृत में, उनकी बात हो रही है ये। यहाँ पर दूरदर्शन कार्यक्रमों में संस्कृत में जो अक्षरा नामक कार्यक्रम है वो किस स्थान से प्रसारित होता है। तो यहाँ पर देखिए भैया अक्षरा किसने पढ़ा था भाई, बहुत कम अभ्यर्थी थे जो पढ़े थे कि अक्षरा कार्यक्रम कहाँ से प्रसारित हो रहा है। अब जो यहाँ पर आप तुक्का लगाने जाएंगे तो भैया दूरदर्शन की बात आई, तो दूरदर्शन पर बहुत सारे अभ्यर्थी तो दिल्ली पर पहुँच गए। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं शिक्षा विभाग को देखते हुए बीकानेर पर गए हैं। ठीक है, और इसका आंसर था जयपुर। तो इस तरह से बहुत सारी गलती होने की संभावनाएं थी, इतना इजी पेपर नहीं था जो आप मान रहे थे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई इसमें मनुते में धातु पूछी गई थी, और मनुते में बहुत से अभ्यर्थी ने इसको माँ धातु भी माना है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेरे से बात हुई है उनकी, माँ धातु मान के गए हैं, और बहुत से अभ्यर्थियों ने इसको मह धातु भी माना है। ठीक है, और इसका राइट आंसर मन धातु है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन इसको देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान होना चाहिए। तो प्रथम सोपान क्या होना चाहिए, तो इसमें आपको देखिए कि धातु रूपों और शब्द रूपों को रटना, या श्लोकों का जो भी है, और संस्कृत संभाषण या व्याकरण का ज्ञान। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया ये जो क्वेश्चन था एक समझ पे आधारित था कि भाषा
संस्कृत भाषा शिक्षण का पहला सोपान क्या होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जो हैं वो मान रहे हैं कि संस्कृत संभाषण है। ठीक है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी बोर्ड इसको क्या मानता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मित्रों, संस्कृत का एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आया रुचि सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्णं न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथितम, यानी ये किस पाश्चात्य विद्वान का कथन है। तो यहाँ पर भी देखिए मित्रों, बहुत क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था जो अधिकांश छात्रों को, अधिकांश क्या मैं मानता हूँ कि लगभग क्या सभी को इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही कम छात्र होंगे जिनको इसका आंसर पता होगा। तो ये भी इसमें सभी तुक्के मार के आए होंगे कि इसका वास्तव में राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनकी वजह से जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। जितना सरल पेपर था वो इसलिए सरल लग रहा था कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सरल डाल दिए गए थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छे स्तर के थे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी आप देखते हैं रुचि सिद्धांत संदर्भ में, तो यहाँ इसको देखिए आप, यहाँ पर अलंकार पूछा गया था इसमें, और अलंकार तो आप जानते हो जब तक किसी श्लोक का अर्थ नहीं निकल जाता तब तक उसका अलंकार का अर्थ अलंकार को बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अलंकार क्या होगा, ये मेरे को मानना है कि बहुत ज़्यादा इसमें गलतियाँ होंगी, क्योंकि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं उसमें उपमा, विभावना, निदर्शना ऐसे कुछ अलंकार टिक करके आए होंगे। रूपक अलंकार इसमें है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें गलतियाँ हुई हैं। निश्चित तौर पर मानिएगा बहुत ही कम छात्र हैं जो इस पर सही टिक पर लगा पाए होंगे। लगभग 5% छात्र जो हैं वो यहाँ सही आंसर पर पहुँचे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सल प्रत्याहार। ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या होता है जब सरल क्वेश्चन होता है तो जल्दबाजी में हम कई बार गलती कर जाते हैं। तो बहुत सारे क्यों सह का क्रम एक पता नहीं होता है कि वास्तव में सही क्रम क्या है, तो सही क्रम होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से गलतियाँ होने की संभावनाएँ होती हैं। यहाँ ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। मात्र सत्य में तो संस्कृत वाले अभ्यर्थियों को तो कोई दिक्कत थी नहीं कि वो बता सकते थे इसमें षष्ठी विभक्ति है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी संस्कृत से नहीं है तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे कुछ क्वेश्चनों में। नेक्स्ट देखिए, अच्छा अब हम जीके की बात कर लेते हैं। तो जो एसएस वाला पोर्शन था, एसएस में यहाँ पर देखिए ये जंस्कर नदी आई है, इस सिंचाई विद्युत योजना हेतु किस प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके लिए भैया बहुत ही सबने एक तरह से एक अंदाज़ा लगाया है, एक तुक्का लगाया है कह सकते हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा लद्दाख इसका आंसर है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई होंगी। ऐसे ही देखिए आप यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो, हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, 25 जनवरी होता है, लेकिन फिर भी 25 ही जब सब ऑप्शन में है तो कई बार जो है गलती होने की संभावनाएँ होती हैं। ठीक है, तो 25 जनवरी आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे थे कि हम 25 नवंबर कराए, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की अध्याय 2 क में बताया गया किसका प्रावधान है। अब देखिए पंचायत राज अधिनियम 1994 में आते ही बिना सोचे समझे आप अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वो ग्राम पंचायत को टिक करके आए हैं पंचायत राज अधिनियम 1994 में, है ना। अब वो पूरा इसको नहीं पढ़ पाए, अध्याय 2 क ये है, तो इसमें भैया ग्राम सभा होगा इसका राइट आंसर। तो ऐसी गलतियां हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अभी देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो डिटेल में पढ़ा है बहुत, हालांकि बिल्कुल आसान थे कि उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, सही बात है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर देखिए जल्दबाजी में आपने पढ़ा तो था कि उसने अपना धर्म चेंज किया था, लेकिन जल्दबाजी में इसको नहीं देख पाए बहुत सारे अभ्यर्थी बौद्ध धर्म, क्योंकि उसने धर्म जो स्वीकार किया था वो जैन धर्म था। तो यहाँ पर भी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। और उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो अशोक तो नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हैं, तो इसका राइट आंसर केवल एक होगा। तो ऐसे में ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें अधिकांश तो संभावना होती है गलत होने की, तो ऐसे क्वेश्चनों पर भी निश्चित तौर पर जो भीड़ है वो कम हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाले जो बात आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए अभी अशोक के अभिलेखों के बारे में बात है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो यहाँ पर भी देखो कुछ अभ्यर्थी अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, हालांकि खूब पढ़ कर गए होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि उसका इसमें केवल 2 सही है, कुछ कहते हैं उसका इसमें केवल 1 सही हो। ठीक है, तो ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर भी गलतियाँ हो जाती हैं, हालांकि ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए
अच्छा, ये डोंगजी जोहार जी जो हैं वो सबने पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे जो अभ्यर्थी नहीं पढ़ के गए हैं तो डोंगजी जोहार जी को जो है ना गलती कर देते हैं, क्योंकि नाम से ऐसा लगता है मान लो कि ये उदयपुर बांसवाड़ा से हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बीकानेर जोधपुर से हैं, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन चलो, ये तो एक आसान क्वेश्चन था। अब आप यहाँ पर देखिएगा, देखो महाराणा प्रताप के बारे में सब बहुत डिटेल से पढ़ के गए थे, बहुत अच्छे से पढ़े भी थे। चंदावल दस्ता, चंदावल दस्ते की बात हो रही थी, ठीक है। अब चंदावल दस्ते में कौन इसमें शामिल थे ये पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलती की है, ठीक है। अगर वो ऐसे काटते हुए चलते तो निश्चित तौर पर गलती नहीं होती। जैसे हकीम खां सूरी, ये तो हरावल दस्ते में थे, ठीक है। अब जहाँ पर 4-4 है वो तो हो ही नहीं सकता, तो ए और बी तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में से अब बात आती है कि 6 और 5, ठीक है। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना होती है। इसमें राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 5, यानी जो गोपीनाथ थे और राणा पूंजा थे और जयमल मेहता थे और चारण जैसे थे, ये थे चंदावल दस्ते में। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों में निश्चित तौर पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि किस क्षत्रिय को शेखावटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है। अब सबसे बड़ी जब शेखावटी की बात आती है तो शेखावटी में भैया गड़बड़ी निश्चित तौर पर, हालांकि जिसने पढ़ा है उसको तो याद होगा, लेकिन अधिकांश जो है इस क्वेश्चन को मैं मानता हूँ कि अधिकांश इसको नहीं पढ़ कर गए होंगे और इसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। तो यहाँ पर हालांकि ये है राम गोपाल पोद्दार की छत्री, लेकिन गलतियाँ तो हुई हैं भैया, ठीक है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। अगला देखो, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो सभ्यताएँ हैं और सामने इनके स्थल दिए हुए हैं। अब ये आपको बताना था कि पाकिस्तान में स्थित कौन कौन से हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में स्थित जो हैं वो हैं आपके यहाँ पर 1 2 5 6, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। अब यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो और कोटदीजी, ये पाकिस्तान के हैं। अब बाकी आलमगीरपुर यूपी है, प्रभास पाटन है ना, तो ये पाकिस्तान में नहीं है। तो बाकी चारों जो हैं ये पाकिस्तान में हैं। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में गलती होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो आप इसको इतना इजी पेपर नहीं मान सकते। नेक्स्ट देखिए, अच्छा देखो वैदिक काल के बारे में ये कथन, वैदिक काल को आप पढ़ के गए हो, खूब अच्छे से पढ़ के गए हो, लेकिन देखो गड़बड़ी क्या होती है कि इसमें पूछा गया है, देखो गृहस्थ आश्रम में सभी आश्रमों का पोषक था, सही बात है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, ठीक है, सही बात है। लेकिन व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, भाई यही तो गड़बड़ हो गई है, यही तो गलत है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी इसको डी मार के आए हैं, तीनों ही सही हैं, ठीक है। कुछ अभ्यर्थियों ने ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी नहीं माना है, वो गोमती वगैरह जो है वो मान गए हैं, यानी बहुत सारी गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, वो केवल एक को सही मान गए हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, ऊपर के दोनों सही हैं। तो ऐसी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसे पेपर में, और जब पेपर आसान लगता है ना तब गड़बड़ी होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसको देखिए, महावीर स्वामी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ के गए होंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी देखिए, इसमें देखो उनका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, देखने पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये बात सही है, लेकिन भैया ये बात गलत है, क्योंकि महावीर स्वामी का लुम्बिनी वन में नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो लुम्बिनी वन में तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये तो गलत है। और उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ये बात सही है, ठीक है। और उसकी माता का नाम महामाया था, ये भी गलत है। माता का ये तो महात्मा बुद्ध की माँ का नाम था, ठीक है। और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तुरंत वो प्रथम थोड़ी थे, वो तो 24वें तीर्थंकर थे। तो इस तरह से अगर जिसने डिटेल में पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी और वो आराम से लगा सकता है। केवल 2 सही है इसमें, लेकिन फिर भी इसमें अभ्यर्थी बहुत कम हैं जो ऐसे सोचते हैं कि केवल 2 ही सही होगा, सोचते होंगे शायद इसमें 2-3 सही होगा, शायद इसमें 1-2 सही होगा, ऐसे कुछ गलतियाँ होने की संभावनाएँ होती हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि इसमें राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऐसा जो क्वेश्चन है ना, तो आपने जल्दबाजी में ये नहीं देखा राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल द्वारा बहुत से अभ्यर्थी इसको 1/12 करे आए, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा राष्ट्रपति वाला जो है ना वो ध्यान है 1/12, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, इसका राइट आंसर 1/6 होगा। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, सरल क्वेश्चनों में भी गलती होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर सब जानते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष सब ने रट रखा है, लेकिन पूछा था स्वतंत्र भारत के, ठीक है। तो भैया ये पढ़कर जो गया होगा वही इस पर सही पहुँचा होगा, तो प्रश्न पेपर को इतना आसान नहीं मान सकते। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है। अधिकांश कोचिंग में तो ये कहता हूँ कि लगभग सभी कोचिंग इसका आंसर जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता मान रही हैं, और आप इसको नेट पर सर्च करोगे तो भी वो प्राथमिक उपभोक्ता में चूहे को मानेंगे। लेकिन भैया
यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता चूहा नहीं है, चूहा द्वितीयक उपभोक्ता है। और इसका मैं प्रूफ देता हूँ। ये प्रश्न पूछा गया है कक्षा 7 की एसएस की बुक जो है, देखिए आप, ये कक्षा 7 की बुक है और उसमें शायद सेकंड चैप्टर है और यहाँ पर खाद्य श्रृंखला पूरी दी हुई है। और यहाँ देख सकते हैं आप, द्वितीयक उपभोक्ता चूहा जो है वो सर्वाहारी होता है और यहाँ द्वितीय उपभोक्ता चूहा होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आरबीएससी की बोर्ड है वो माना जाएगा, किसी कोचिंग का आंसर जो है प्राथमिक उपभोक्ता है वो नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए, एक कीट को जो है पेड़ पौधे से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है और उसी कीट को चूहा, ठीक है, उसी कीट को चूहा खाता है और चूहे को सांप और सांप को बाज खाता है। ठीक है, तो चूहा जो है वो क्या है, सर्वाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इसका राइट आंसर द्वितीय उपभोक्ता होगा। ठीक है, तो ये कोचिंग जो मान रही हैं वो आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अभ्यर्थी इसमें गलत करके आए होंगे। तो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस तरह से क्वेश्चन को भी गलत किया होगा। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से सही हैं। ठीक है, अब ये पूछा है कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर जिसने वास्तव में जिसको डीपली तरीके से पढ़ा होगा और बहुत गहन तरीके से इसको समझा होगा, ठीक है, पवनों की दिशा को गोलार्धों में, तो यहाँ वो इसको सही आंसर तक पहुँचा होगा। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इसमें गलतियाँ हुई होंगी, है ना। तो इसका राइट आंसर तो ये होगा, लेकिन फिर भी बहुत कम ही अभ्यर्थी इसको सही कर पाए होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, तो कल कार्यक्रम का प्रारंभ जो है भैया जिसने पढ़ा होगा वही सही पहुँचा होगा, लेकिन 2004-5 का राइट आंसर होगा। कल्प कार्यक्रम सीधा सीधा फैक्ट था। अब फैक्ट जिसको याद होगा वही पहुंचा होगा बनी। अब उद्देश्य प्रस्ताव देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव सबने जो डेट है वो याद कर रखी है, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन पूछा गया था कब स्वीकार किया है। बस यही गड़बड़ी हो जाती है भैया कि स्वीकार नहीं किया था इस दिन, तो उसने पेश किया था ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को, लेकिन 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये 22 जनवरी 1947 इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसी गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लैंगिक तो यहाँ पर भारत में लैंगिक अपराधों के से बालकों का संरक्षण का नियम कब बनाया गया। तो ये फैक्ट था, जिसको याद था वो इसी पहुंचा है 2012 तक, जिसको याद नहीं था वो निश्चित तौर पर गलत करके आया होगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन थे और उसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके सही गलत रहे होंगे, तो जो निश्चित तौर पर इस कट ऑफ को इतना हाई नहीं जाने देंगे जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि पेपर इजी था। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा लेवल के थे, अच्छे लेवल के थे, और वो इसको वहीं पर ला कर रखेंगे। ये कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, और मैं जल्द ही इस कट ऑफ पर वीडियो लेकर आऊँगा और बिल्कुल आपको फैक्ट, बिल्कुल सही तथ्यों के साथ बताऊँगा कि वास्तव में कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।